नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे श्राप की। श्राप जो भूपेश बघेल दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद सियासी तकरार और वार पलटवार जमकर हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद साय और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। भूपेश बघेल अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब भूपेश के एक बयान, या यूं कहे कि सियासी श्राप ने अब राजनीतिक गलियारों में हलचल भी अब तेज कर दी है। दरअसल भूपेश बघेल का दावा है कि उनके पिता को अजीत जोगी ने गिरफ्तार किया, उनकी सरकार चली गई। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गिरफ्तार करवाया, उनकी सरकार चली गई। अब बेटे को पीएम मोदी ने गिरफ्तार किया है, इसीलिए केंद्र की सरकार चली जाएगी। भूपेश बघेल के दावे में कितना दम है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके बयान ने प्रदेश में सियासी हलचल जरूर तेज कर दी है। उधर भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भूपेश बघेल की टिप्पणी पर तीखा पलटवार करते नजर आए। रमन सिंह ने कहा, सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी के श्राप से क्या होता है, इसका उदाहरण नहीं देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसका फैसला न्यायालय करेगा, इसलिए परेशान होना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ में एक तरफ शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है, दूसरी ओर भूपेश बघेल इसे अडानी के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसकी गिरफ्तारी से किसकी सरकार जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल भूपेश बघेल के बयान ने सियासी हलचल जरूर तेज कर दी है। इसी विषय पर हम आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले दोनों नेताओं ने क्या आरोप लगाए हैं वो सुन लेते हैं। हम देखा था पिताजी वो जेल जाते थे, बाबूजी तेरे जेल तो मोर दूसरा घर है। तो बाबूजी भी जेल गए हैं, महू जेल गए हो, अब मोर लइकल तक ले गए। बाबूजी जोगी जी अंदर करवा दी, ओकर सरकार चल रही। मोला रमन सिंह अंदर करवाई, ओकर सरकार चल रही। अभी मोर लइकल मोदी अंदर करवाए। सरकार आती है और जाती है, इसके श्राप से क्या होता है उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, मगर किसी के श्राप से कुछ हो नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार किया है उसका न्यायालय सही फैसला करेगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं हो। तो श्राप पर सियासी तकरार अब तेज हो चुकी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे हमारे साथ हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से हैं हमारे साथ वंदना राजपूत जी। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आपसे ही करेंगे। भूपेश बघेल तो श्राप दे रहे हैं, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, हालांकि इससे पहले भी कई बार आरोप लगाते रहे कांग्रेस के बड़े नेता और भूपेश बघेल खुद भी, लेकिन इस बार तो बात श्राप तक पहुंच गई है। वो कह रहे हैं कि पिताजी को अजीत जोगी ने गिरफ्तार करवाया था, उनकी सरकार चली गई। मुझे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गिरफ्तार करवाया था, उनकी सरकार चली गई। अब मोदी की सरकार जाएगी बेटे को गिरफ्तार करवाने के बाद। ऋषभ जी, आपको वंदना जी को धन्यवाद। जिस प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला विषय है, अब ऐसा टिप्पणी पर तो हम कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शराब से प्रदेश की जनता नहीं चुनती। प्रदेश की जनता के बीच में विकास के कार्य करने होते हैं, जो वायदे किए होते हैं उसको डिलीवर करना होता है, और सभी वर्गों के विकास के लिए आपको तत्परता के साथ काम करना होता है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारे विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे लाल आतंक से हम मुक्त हो रहे हैं, चाहे विकास के आयाम तय कर रहे हैं, चाहे वायदों को डिलीवर कर रहे हैं, उस कारण प्रदेश की जनता निर्णय लेती है कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। ढोल बजाने से सरकार आएगी, आप तो हमसे बड़े बड़े वायदे करके चुनाव में चलेंगे। प्रदेश की जनता ने 5 साल के विनाश के कालखंड को देखा। दूसरा की भाषा बघेल जी बोल रहे हैं, ऐसे कई बड़े नेता कि हमारे कांग्रेस कार्यालय में चाय की दुकान लगवा देंगे, वहाँ चाय बेच सकते मोदी जी, कभी मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे। तो ऐसे सुपा बोले तो बोले, छलनी भी बोले, उसमें कितना छेद तो निसंभव है। देश की जनता के लगातार 11 वर्षों से शानदार प्रयास किया गया, हर वर्गों के लिए काम किया गया। चाहे आप शौचालय की बात करें, सड़कों की बात करें, एम्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, IIT IIM की बात करें, हर दिशा में मोदी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके कारण तीसरी बार देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो मतलब देश की जनता के आशीर्वाद के सामने भूपेश बघेल जी का शराब एक
तुच्छ वर्ड शब्द है उसको हम लोग लेते नहीं है। किसानी बिल्ली जो है खंबा नोचती रहे। प्रदेश की जनता ठीक है निशिकांत जी, भूपेश बघेल के श्राप को आप लोग भले ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो आरोप लेकिन वो लगा रहे हैं उनको तो सीरियसली लेंगे। अडानी को लेकर कई बार सवाल खड़े करते हैं, जल जंगल जमीन को लेकर कई बार सवाल खड़े करते हैं, सरकार की नीति रीति को लेकर सवाल खड़े करते हैं, उसको तो सीरियसली लेंगे आप? जो भूपेश बघेल जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे, प्रदेश की जनता के बीच जो विधानसभा के पूर्व हो गए थे। अब मेरा एक प्रश्न आपसे है ऋषभ जी, आपने कवर भी किया होगा, इस हेडलाइन को आपने कवर किया होगा कि अगर कोयला नहीं चाहिए, पेड़ नहीं कटवाना है तो एसी पंखा बिजली सब बंद कर दो, अंधेरे में रहो। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था आपको शायद जानकारी होगी। किसी देखिए वो तो देखिए भूपेश बघेल की सरकार थी और सरकार के दौरान जो चीजें हो रही थी उसको लेकर वो बयानबाजी कर रहे थे। जी ऋषभ जी, मैं सरकार ने निर्णय लिया था 11,000 करोड़ का व्यापार किया था अडानी को। टीएस सिंहदेव जी ने बोला कि नहीं कटना चाहिए, तो बोले कि टीएस बाबा नहीं कटेंगे तो पेड़ जंगल नहीं कटेगा। ठीक है, है, तो बहुत सारी चीजें उधर पे है। अडानी को लेकर जो बात ये कहते हैं, देश में दो प्रकार के अडानी और अंबानी है। एक तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सत्ता में काम करता हो, और दूसरा इंडी गठबंधन में। इंडी गठबंधन में जहाँ अडानी अंबानी काम कर रहा है वहाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कहीं किसी कालखंड में या किसी स्टेट में वो काम कर रहा होगा तो बहुत बुरा। उसका कारण क्या मालूम आपको? जो सरोज हिंडनबर्ग का एक हिडन एजेंडा इसमें चलता है, किस प्रकार से भारत के उद्योगपति पूरे विदेशों में नाम कमा रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक षड्यंत्र करने का प्रयास राहुल गांधी कंपनी का है, तो उसको देश की जनता भी स्वीकार नहीं करी, तो हम और आप स्वीकार। जी ठीक है, लेकिन निशिकांत जी, अभी आप आरोपों की बात कर रहे थे, भूपेश बघेल आरोप लगाते हैं, दावा और वादा किया था। आप भी तो दावे और वादे करते हैं, आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। हरियाली को बचाने के लिए हरेली पर्व बड़े धूमधाम से आप लोग मनाते हैं। आपकी तरफ से तो नारा भी दिया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, 4 पेड़ काट दीजिए। नहीं मतलब ऋषभ जी, आपको शायद जानकारी थोड़ी अपुष्ट मिली है, आप दुरुस्त कर दीजिए। जी ऋषभ जी, मैं कोशिश करता हूँ। पूरे पेड़ इंडिया में करोड़ों पेड़, एक पेड़ माँ के नाम से एक जागरूकता लाने का एक प्रयास हुआ और करोड़ों पेड़ प्लांटेशन किए गए। दूसरा, आप जो बड़े पेड़ों कटाई की बात कर रहे हैं, कई पेड़ों को रिप्लांट किया गया, हजारों हजार पेड़ों को, पुराने वृक्षों को रिप्लांट करने का भी काम हमारी सरकार ने किया। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली बात करें दोनों आवश्यक है, पर्यावरण भी आवश्यक है। ठीक है, लेकिन निशिकांत जी, पेड़ों की कटाई करने के बाद, जंगलों को साफ करने के बाद वहां की जो खनिज संपदा है वो आप अडानी को देना चाहते हैं, ये आरोप लग रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक प्रकार से ऋषभ जी, अडानी अंबानी का फोबिया हो गया कांग्रेस पार्टी को। एक बड़े नेता ने पॉडकास्ट में कहा कि हम अडानी को इसलिए टारगेट करते हैं, जैसे ही उनका रिचार्ज खत्म होता है तो दोबारा रिचार्ज करने के लिए लगातार टारगेट करते हैं, फिर पैसा आया था, फिर कुछ दिन चुप रहते हैं। इनके बड़े नेता ने एक बड़े पॉडकास्ट में कहा है, तो इनको कितना आपको सीरियस लेना है वो आप तय। ठीक है, वंदना जी सभी रुक कर लेते हैं। वंदना जी, श्राप तो दे रहे हैं। बुंदेलखंड में कहावत है, कौवा को से ढोर ना मरे। इसका मतलब कि किसी के कहने से, किसी की बद्दुआ देने से, श्राप देने से कुछ नहीं होता है। और जैसा कि रमन सिंह भी कह रहे हैं कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, श्राप देने से कुछ नहीं होगा। जो गलती करेगा, जो अपराध करेगा, वो सलाखों के पीछे तो जाएगा। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर आप लोग ये कह रहे हैं, भूपेश बघेल भी आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, और इस बात आप भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं, तो इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। जो घटना घटी, हम वही घटना का जिक्र किए, और ये वास्तविक है कि जब अजीत जोगी जी की सरकार थी, उस समय भूपेश बघेल जी के पिताजी को जेल हुआ था, तो उसकी सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय भूपेश बघेल जी को जेल हुआ था, तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार चली गई थी। और अब चैतन्य बघेल जी को सरकार को अभी जेल भेजा गया है। तो हम लोग इस पर चर्चा किए थे। हम यहाँ पर किसी को वाली बात नहीं है, वो तो जनता जनार्दन सारा चीज देख रही है, सारा चीज काउंटिंग कर रही है। ये जो पुरानी दोनों सरकारों की आप बात कर रही हैं, तो राज्य सरकार की बात कर रही हैं। अभी भी राज्य में बीजेपी की सरकार है, साय सरकार है, केंद्र की सरकार को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। मोदी सरकार चली जाएगी। देखिए, टारगेट तो हम करेंगे ही, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हम देखते हैं कि आज जनता क्या
त्राहिमाम है और जनता की आवाज को उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम जनता की बात को उठाते हैं। जब और अजीत जोगी की आगामी आप बात करते हैं, रमन सरकार की आप बात करते हैं, साय सरकार की बात करिए, मोदी सरकार पर चले जा रहे हैं आप। मोदी सरकार और साय सरकार को एक ही मान बैठे हैं क्या? केंद्र और राज्य की सरकार में अंतर है ना। देखिए, आपको ऐसा लगता है क्या यहाँ की साय सरकार जी, यहाँ मुख्यमंत्री तो है लेकिन ये किसके इशारे पर चलती है, आप बता दीजिए। क्योंकि सारा होमवर्क तो दिल्ली से करके भेजते हैं और वही होमवर्क पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर साय हमारे सरकार को मुख्यमंत्री पपेट कह रहे हैं आप। काम करते हैं, सिर्फ हस्ताक्षर करने का काम साय कर रहे हैं। सरकार को सारा पपेट कह रहे हैं आप, वंदना जी। तो दिल्ली से कर रहे हैं। साय सरकार को पपेट कह रही हैं आप। जी, क्या बोले आपने? साय सरकार को पपेट कह रही हैं आप। देखिए, दिल्ली मैं- से आदेश आता है, फिर उसके बाद राज्य सरकार आगे काम करती है। नहीं, सारे छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री तो हैं, हम आदिवासी मुख्यमंत्री तो बना दिए, लेकिन ये किसके इशारे पर चल रहे हैं? आज जल और जंगल जमीन को बेच दिया जा बड़ी रहा है। हैरानी की बात है वंदना जी, छत्तीसगढ़ की जनता की आप बात कर रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता हर बार बीजेपी को क्यों चुनती है? हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है, 5 साल बस आपकी सरकार के अगर निकाल दिया जाए तो जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से बीजेपी की सरकार। और आप लोग कहते हैं कि जोगी सरकार में उनके पिता नंद कुमार बघेल गिरफ्तार हुए, जोगी सरकार चली गई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सरकार में भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया गया, उनकी सरकार चली गई। अब चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है तो मोदी सरकार जाएगी। भूपेश शासनकाल में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब थे, उन्होंने ही अपने पिता की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। एक श्राप ये भी लगा था क्या कि दोबारा आपकी सरकार नहीं बनी? हमारी जब हंस सरकार रहे हैं, थी तो ये निशिकांत जी हंस रहे हैं। बात है कि पिताजी को जेल हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सर्वमान्य होते हैं, सरकार अगर सरकार है और सरकार में ये काम होता है कि सभी को न्याय मिला, इस पर लगता था कि नहीं यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो न्याय की दृष्टि से उनको जेल भेजा गया था। दूसरी बात, अभी जैसे कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो संवैधानिक संस्था है, ब्राह्मणों पर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तो कांग्रेस के नेता नहीं मान रहे थे ना, प्रदर्शन तो तब भी चल रहा था। देखिए, कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं है यहाँ। आप देखेंगे भूपेश बघेल जी की सरकार थे तो हम जनता के लिए काम करते थे और जनता के हित में ठीक हमेशा है, फैसला लिए हैं। ठीक है। लेकिन वर्तमान संवैधानिक संस्था उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो विपक्षी दल है उनके यहाँ ईडी भेजा जा रहा है। क्या यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना दूध के धुले हुए हैं क्या कि वो लोग ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं? दूसरी बात, जिनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी आरोप लगा होता है, यदि भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, उनको एकदम क्लीन चिट दे दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है, ये तो ठीक है। भाजपा के प्रवक्ता ही बताएंगे। यहाँ ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात सीतामढ़ी महाराज जी हैं, उस पर कितना बड़ा आरोप लगा हुआ था, लेकिन वो भारतीय ठीक जनता है। पार्टी ज्वाइन करते हैं। लेकिन वंदना जी, वंदना जी, क्या आपको ये लगता है कि ईडी, सीबीआई जैसी जो सरकारी बड़ी एजेंसियां हैं वो बिना सबूत, बिना तथ्य कथ्य के सीधा किसी के घर घुस सकती हैं? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत नहीं होंगे और बेधड़क वो सरकार के संरक्षण में घर में घुस जाएंगी? ऐसा तो संभव नहीं है ना। कुछ तर्क, कुछ सबूत तो उनके पास होंगे, तब वो वहां पर पहुंचते हैं। धुआं वहीं से उठता है ना जहां आग होती है। वंदना जी, यदि अभी मैं चैतन्य बघेल जी की यदि बात करूं मैं, तो आप मानिएगा मार्च में छापा पड़ा था तो वही सवाल जवाब और वही सारा सवाल जवाब को मिला था, अभी सेम वही चीज कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, यदि कोई सवाल होता है उसका जवाब तो परिवर्तन नहीं होता, जो जवाब सही है वो सही है, चाहे आप उसको 4 साल बाद भी पूछेंगे तो उसका जवाब तो वही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कानून ये भी कहता है कि यदि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले आप उनको नोटिस देना पड़ता है, लेकिन बिना नोटिस के आप देखेंगे कि कानूनी जो कार्रवाई है उनको एक तरफा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जिनकी एक्सेप्शनल केस में बिना नोटिस के गिरफ्तारी होती होगी। वंदना जी, ये बखूबी आप जानती हैं, एक्सेप्शनल केस में, विशेष केस में बिना नोटिस के गिरफ्तारी भी होती है। चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया, ईडी के पास जरूर से ऐसे कोई सबूत होंगे जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और विशेष कोर्ट ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मैं वही बोल रही हूँ, क्या जो संवैधानिक संस्था है वो किसके इशारे पर काम कर रही है? मैं वही तो पूछना चाहती हूँ। मैं आप देखेंगे कि किसी एक व्यक्ति के गवाही पर जो खुद ही आप देखेंगे कि पुलिस के पकड़ से कहीं दूर है, उनकी गवाही पर आप कार्रवाई कर रहे हैं
और आज तक तो इतने आरोपी आपके नजरों के सामने से हट जाते हैं, क्षण से वो हट जाते हैं, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। लेकिन आपको टारगेट करना है तो आप कांग्रेस के नेताओं पर टारगेट करते हैं। आप भूपेश बघेल से यहाँ छत्तीसगढ़ के नेता है और वो बुलंद आवाज के साथ, ठीक है, जोर के साथ यहाँ ठीक है, निशिकांत जी से जवाब लेते हैं, विरोध करते हैं। इसीलिए भूपेश पांडे साहब से बघेल जवाब लेते हैं। वंदना जी, आऊंगा वापस से आपके पास। पांडे साहब, वापस से वही मशीन की बात, एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, कोई भी नेता दागदार डालो और उसके बाद झक भक नेता निकलेगा। हमेशा कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं को आप लोग टारगेट करके निशाना बनाते हैं, विपक्ष को कमजोर करते हैं। निशिकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट हो गया माइक, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए सर, अब आ रही है। मतलब अभी तक जितने कार्रवाई हुई है ऋषभ जी, लगभग पावर को सब कुछ कार्रवाई हुई है, जिसमें डंके के चोट पे बोल रहा हूँ 98%, 98% अधिकारी, व्यापारी और कर्मचारी। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, रानू साहू, सोम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई, ये सब कौन से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता है, मुझे तो मालूम कब सदस्यता भी होगी, वरना ही ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट रखा बनना चाहिए कि घटनाएं घटी है उसको बता रहे भूपेश बघेल, घटनाएं कई घटी है, ईश्वर पूरे गांधी परिवार को स्वस्थ रखे। लेकिन जब भी कोई नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु प्राप्त किया है, तभी कोई वहां का उस परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री बना है। इस प्रकार से आप उसको जो कॉन्टेक्ट को जोड़ नहीं बनना चाहिए, ऐसा मत जोड़ा कीजिए। दूसरा, जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बायस होकर कार्रवाई करें, जांच एजेंसी बायस होकर कार्रवाई करें, ये सब एक महत्वपूर्ण सवाल छोटा सा है, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। ये 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सांसद के यहाँ मात्र मिलता है वंदना जी, ये बायस कार्रवाई है या ईडी ने पहले पैसे को प्लांट किया उसके बाद रिकवर किया? इसका जवाब दें, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। ठीक है, कृपया माफ करें। ठीक है निशिकांत जी, देखिए वो मसला अलग है। अगर अभी अपन यहाँ की बात करें, शराब की बात करें और तमाम जो विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने की बात करें, तो ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं। आरोप लगना अलग है, मैं फिर उस कॉन्टेक्स्ट में लेके आ रहा हूँ कि आरोप लगना अलग है और चीजों को रिकवर करना अलग है। जिस प्रकार से 100 लाख करोड़ से ज्यादा का बेनामी संपत्ति, पैसा और सोना इन 10 वर्षों में रिकवर किया है, ये अपने आप में अद्भुत। आप जो इसे लेके आ रहे हैं, मैं तो आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूँ ना, जितने अधिकारी और व्यापारी अभी जेल में है कवासी को छोड़ के, कोई भी व्यक्ति उसमें कांग्रेसी नहीं है। यहाँ तक बिट्टू बघेल भी कांग्रेसी नहीं है, उनका सदस्य है, मुख्यमंत्री के पूर्व जरूर है। लेकिन ये जो वंदना जी ने कहा कि जब समन किया मार्च में, उसके बाद बिना समन के, बिना चिट्ठी पत्र के गिरफ्तार कर लिया, इस कॉन्टेक्स्ट को आपको थोड़ा सा एलोब्रेट करने की आवश्यकता मैं करता हूँ। के श्रीवास्तव, बंसल और भाटिया की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद मनी ट्रेल का जानकारी मिलता है और जब स्पष्ट होता है कि 1000 करोड़ का लेन देन बिट्टू बघेल के द्वारा किया जाता है, 16 करोड़ 70 लाख रुपया अपने कंपनी में खपाया जाता है, उसके सारे कॉन्टेक्स्ट मजबूत है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी गलत को न्यायालय तो खुला है ना, न्यायालय को तो बायस तो नहीं मानते होंगे आप, मुझे नहीं लगता कि आप न्यायालय को बायस मानते हैं, तो न्यायालय में आप लोग रखते क्यों नहीं कि बिट्टू बघेल को एकदम दूध का झूला हुआ है, उसको जबरदस्ती चाय पत्ती में चाय बना के डाल दिया गया है, उनको बाहर, ये बात तो आप रख सकते हैं ना। तीसरा महत्वपूर्ण से, भूपेश बघेल जी को सत्ता शराब से या विवाद से दोनों मिलना है जनता की। जनता शराब देगी तो सरकारें जाएंगी, जनता आशीर्वाद देगी सरकारें आएंगी। आपने जो विनाश के कालखंड लिखे, जिसमें एक महत्वपूर्ण पहलू रहा कि युवा निर्वस्त हो गया, पूरे प्रदेश का नाम विश्व में रोशन हुआ, ऐसा कलंकित किया आपने, इसलिए प्रदेश की जनता ने आपको उखाड़ के फेंका। आप बताइए, भ्रष्टाचार की कुछ सीमा थी? सीएम सचिवालय में बैठ के कोई सोम चिड़िया अगर 25 रुपए टन का मामला चला रही है, शराब में 3200 करोड़ रुपया, पीएससी में युवाओं के हक को नीलाम कर दिया जा रहा है, राशन, वो भी कोरोना कालखंड में 5000 करोड़ से ज्यादा का राशन आपने डकार दिया, और उसके बाद बोलते हैं प्रदेश की जनता आपको आशीर्वाद दे रही है, ईवीएम एक हो जा रहा है। ईवीएम एक नहीं होता साहब, आपने डिलीवर नहीं किया, और जो आपका कार्य था, जो आपकी जिम्मेवारी थी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, वो आप काम नहीं करता, इस कारण प्रदेश की जनता ने आपको उठा के फेंका। चौथा प्रश्न से जो आपने उठाया कि भूपेश बघेल जी ने अपने पिताजी को गिरफ्तार किया था, हालांकि वो प्रभु श्री राम को भी मर्यादित भाषा में संबोधित कर रहे थे, लेकिन उस कारण नहीं गिरफ्तार किए गए, ब्राह्मण वाले मामले में गिरफ्तार किया गया। तो क्या वंदना जी, इस कारण आपकी सरकार की, ऐसा मानते हो आप
इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा प्रदेश वो तो कार्यकाल पूरा हुआ था ना, सरकार कहाँ गई? हाँ, सरकार दोबारा आए नहीं, ये भले हो सकता है। यही तो बात करें, वो जिन्होंने गिरफ्तार किया उनकी सरकार चली गई, तो इसी कारण क्या भूपेश बघेल की सरकार चली गई? वंदना जी स्पष्ट करेंगे जरा। वंदना जी, श्राप उल्टा पड़ गया क्या उस दौरान? मैं तो सबसे पहले आप वही बताएं कि श्राप वाली बात यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं तो उनकी मनोदशा को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो घटना घटी, हम वही घटना को यहाँ पर उल्लेख किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो समझते हैं वो समझते हैं। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी आपने देखा हो तो रायगढ़ में जब आप लोग जो वहां के परिवार को बेदखल कर रहे हो, उससे बहुत ही उत्साह। अब आपको याद होगा निशिकांत जी की अभी रायगढ़ में जो महिलाएं हैं साड़ी उतार कर वहां पर आंदोलन कर रही है। मतलब आप देखे हैं कि बेदखल होने से वो लोग इस तरह से हतोत्साहित हो गए हैं, साड़ी उतार करके वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो उनका दुआ कितना लगेगा ये आने वाले चुनाव में आपको समझ आ जाएगा। श्राप देने का काम हम नहीं करते, हम जो वास्तविक घटना है हम उस पर बात करते हैं। और ये अलग बात है कि आप लोग अपने मनोदशा उसको जिस दिशा में आप लोग दे सकते हैं। और दूसरी बद्दुआ की बात कर रही हैं वंदना जी, आप बद्दुआ की आप बात कर रही हैं, तो क्या दुआ इस बार आपको नहीं मिली थी, इसलिए आपकी सरकार दोबारा नहीं बन पाई थी? ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की बन जा रही है, जबकि सिनेरियो कुछ और था उस दौरान। उसके बावजूद बीजेपी की सरकार बन गई, आपकी सरकार नहीं बन गई। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए कि कहीं ना कहीं कमी रह गई थी आपके शासनकाल में। देखिए, जनता की वो आशीर्वाद है, इसलिए आज हम पक्ष में भी मजबूती के साथ खड़े हैं। वो 4-5 सीट पलट अगर हो जाती ना तो सरकार हमारी बनती। हम लोग ये जैसा नहीं है कि कार्यकाल 14 सीट में नहीं सिमटे हैं। आज विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं, आज जनता की आवाज, चाहे किसान की बात हो, चाहे किसान की बात हो, आज इस तरह से षड्यंत्र किसान को आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आज कैसे षड्यंत्र पूर्वक लोग पहले से षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि उनको 21 क्विंटल धान खरीदना मत पड़े। इतनी गिरे हुए काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पहले षड्यंत्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर बद्दुआ किसकी लगेगी और क्या लगेगी तो आने वाले चुनाव में बहुत साफ दिखने वाले हैं। ओपी चौधरी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जाकर विद्यार्थियों को नहीं करते थे जब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अब बोल रहे हैं कि सरकार के पास तो हम बजट ही नहीं है, हम रोजगार कहाँ से देंगे? तो इनके वक्तव्य में चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट निशिकांत जी से। निशिकांत जी से आखिरी कमेंट। निशिकांत जी, इसी तरीके से अगर चलता रहा जनता की बद्दुआ भी लगेगी आपको। वंदना जी कह रही हैं भले उनको आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन अगर ऐसा काम रहा सरकार का तो जनता की दुआ या बद्दुआ आने वाला वक्त बताएगा। ऋषभ जी जाके रही भावना जैसी प्रभु मुद्दा देखी दिन जैसी उनकी बदुआ हमको स्वीकार है। उसी बदुआ एक खरब भारतीय जनता पार्टी आज कई राज्यों में सरकार में, केंद्र में सरकार में, लेकिन जिस प्रकार से विषय उठा रहे थे महिलाओं का, पूरी बात करके आ रही थी, लेकिन समझ में आया महिलाओं की चिंता कर रही थी। वंदना जी, आपके प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ क्या हुआ आपको दिखा नहीं? आप तो कम से कम महिला होने के नाते उनकी बात को उठा सकती थी। क्या हुआ ऐसा कि उनको पार्टी तक छोड़ना पड़ा? इस बात की चिंता आप जरूर करेंगे। दूसरा, आपने कहा 21 क्विंटल खरीदना ना पड़े, इसलिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐतिहासिक 1,49,000 समथिंग मीट्रिक टन न भूतो कभी नहीं खरीदा गया, उसके बाद भी आप कह रहे षड्यंत्र कर रहे हैं। 1,50,000 समथिंग मीट्रिक टन। लेकिन आपके बीच में नहीं बोला, मुझे लगता है ध्यान रखेंगे तो दोनों की बात आएगी, नहीं तो किसी की बात नहीं जा पाएगी। ऐसे पते जनता आपको सुनती नहीं है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत सुन रही है तो सुनने दीजिए। आप रख लीजिए बात, अभी आप रख लीजिए। आप पहले बात करता हूँ, किसानों का धान खरीद रहे थे तो हमारी सरकार थी, तो किसानों के लिए कितना जन शिकायत की कि आप लोगों को मजबूरन होकर के आज खाना पड़ा, क्योंकि आपको पता था आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो आपकी सरकार नहीं आने वाली है, सरकार नहीं बनने वाली। चलिए ठीक है, देखिए श्राप की बात हो रही थी, श्राप कितना असरकारी होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं देता है आगे बढ़ने के लिए। और वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे श्राप की, श्राप जो विपक्ष दे रहा है सरकार को।
सरकार अपना तर्क अलग रख रही है, लेकिन इस श्राप का, इस बयानबाजी का जनता पर, छत्तीसगढ़ पर कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।